फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को 11 जुलाई 2020 विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानधारा क्लासरूम डे नाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके अभिशाप और वरदान। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया की दूसरी जनसंख्या वाला देश है और पहले नंबर पे है चीन। चीन ने बहुत समय पहले अपने आप को, अपनी जनसंख्या को ऐसा कुछ नीतियों को अपनाकर विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनाई है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि आबादी, बढ़ती हुई आबादी देश के लिए घातक नहीं हो सकती। और बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी अच्छी है, बस उनकी पॉपुलेशन कम है। वो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या वृद्धि पर लगाते हैं और देश को एक नए मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो भारत का सौभाग्य है कि भारत की आबादी बहुत ही जल्द दुनिया की पहली आबादी वाली देश होने जा रही है। यानी कि हमें भारत को एक नए नीति के साथ, एक नए रूप में भारत के साथ एक नई प्लानिंग करनी होगी और देश को अग्रणी देश के रूप में साबित करना होगा। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या नियंत्रण को अपनाने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। 11 जुलाई 1987 में विश्व की आबादी लगभग 500 करोड़ यानी 5 अरब की हो गई थी। 2012 में विश्व की आबादी लगभग 700 करोड़ 7 अरब के आसपास हो गई थी। 2020 में यह आबादी विश्व की 777 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और हम इसी रफ्तार से अगर विश्व की आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक 10 अरब यानी कि 1000 करोड़ की आबादी भारत की विश्व की होने जा रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं, प्रत्येक मिनट विश्व में 240 बच्चों का जन्म होता है और वहीं 120 लोगों की मृत्यु भी होती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो भारत में, विश्व में 8 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। और भारत के संदर्भ में थोड़ा सा जनसंख्या को देखते हैं। 1801 से 1901 तक 100 वर्षों में भारत की आबादी 20 करोड़ से 23 करोड़ हुई थी। यानी 3 करोड़ की वृद्धि 100 सालों में हुई थी। वहीं 1901 में भारत की जनगणना नेगेटिव थी क्योंकि लगभग 65 मिलियन, 6.5 करोड़ लोग प्लेग नामक महामारी से काल की गाल में समा गए थे और यह महामारी ग्रामीण स्तर से अपेक्षा शहर में ज़्यादा थी। 1901 से 2001 तक भारत की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और भारत की जनसंख्या 77 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ एक्स्ट्रा हुई, जो लगभग 100 करोड़ हो गई। यानी कि भारत की आबादी 2001 में 100 करोड़ हो चुकी थी 77 करोड़ की वृद्धि के साथ। यानी कि पहले 100 सालों में 1801 से 1901 तक भारत में 3 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। वहीं 1901 से 2001 तक 77 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई, जो लगभग 100 करोड़ हो गई थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी जिसमें भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ दर्ज की गई। प्रत्येक एक वर्ष में लगभग 3 करोड़ आबादी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर जनसंख्या वृद्धि होती है। 2021 की जनगणना जो विगत अगले वर्ष होने वाली है वो 16वीं जनगणना होगी। आइए कुछ मूलभूत तथ्यों पर चर्चा करते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना आयोजित की गई थी। यानी कि ब्रिटिश काल में भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना आयोजित की गई थी। वहीं 1881 में लॉर्ड रिपन, जिसे मिस्टर सज्जन के नाम से भी जाना जाता है, के कार्यकाल में पहली नियमित रेगुलर अथवा दशकीय जनगणना का आयोजन किया गया, जो आज भी कंटिन्यू है। 2011 की जनगणना 15वीं थी
और 2021 की जनगणना 21वीं होगी। 1921 की जनगणना को महाविभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी निसंदेह भयावह स्थिति लेके आती है, किंतु रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, अन्य महत्वाकांक्षी देश अपने देश की आबादी बढ़ाने में प्रोत्साहन कार्यक्रम को जोर शोर से चला रहे हैं। चीन ने दशकों पहले जनसंख्या नीति अपनाकर आज विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिससे अमेरिका भी स्तब्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था 7वीं रैंक पर है। 2017 में सौभाग्य से यह 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विश्व की 18% आबादी लगभग भारत में निवास करती है। वहीं 2.42% विश्व का कुल भूभाग भारत के पास है, यानी कि विश्व के 2.42% भूखंड पर विश्व की 18% आबादी जो भारत की है निवास करती है। तो यहाँ हम आपसे देखेंगे 7 अर्थव्यवस्थाएं जो भारत की 7वीं अंतिम पायदान पे है। टॉप 7 में अमेरिका पहली अर्थव्यवस्था है दुनिया की, चीन दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी जापान है, चौथी जर्मनी है, ब्रिटेन 5वें नंबर पे है, फ्रांस 6ठे नंबर पे है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी 7वें रैंक पे है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम कई हैं जो निम्न हो सकते हैं। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कई कारण, कई साइड इफेक्ट, हानियाँ, दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे खाद्यान्न संकट, पेयजल संकट, असंतुलित लिंगानुपात संकट, बेरोजगारी की संकट, प्रदूषण की संकट, भयंकर प्रदूषण, जलवायु की संकट, ग्लोबल वार्मिंग की संकट, पैंडेमिक यानी कि जो कोरोना कोविड-19 का जो रोग है, संचारी रोग संकट, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली आदि की संसाधनों के नियत होने पर इनके संकट, नैतिकता, यौन चारित्रिक पतन का संकट। दोस्तों, हम पहले संकट को ध्यान में रखे हुए आगे बात करते हैं। खाद्यान्न संकट विश्व के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बदलती हुई इस जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की स्थिति में खाद्यान्न की आपूर्ति को कैसे किया जाए, यानी कि विदेशी मुद्रा खाद्यान्न के आयात करने पर देश को खर्च करना पड़ता है। देश विदेशी मुद्रा का भंडार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करता है और विदेशी मुद्रा का भंडार जिस देश में जितना अधिक होता है, वैश्विक स्तर पर उस देश की मुद्रा उतनी ही मजबूत होती है। जैसे कि अमेरिकी मुद्रा, जिसको हॉट करेंसी कहते हैं, जिस मुद्रा को भंडार करना विश्व का प्रत्येक देश चाहता है, अर्थात विश्व का प्रत्येक देश अमेरिका से बिजनेस सस्ते में करने के लिए उस देश की मुद्रा को भंडारित करता है। और खाद्यान्न संकट के समय खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जब देश को विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खर्च करना पड़ता है तो विदेशी मुद्रा कम हो जाती है। प्लस यहाँ एक और भी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विश्व हमें सब कुछ दे देता है, पानी कभी नहीं देना चाहेगा, नहीं कभी देगा। खाद्यान्न अभी दे रहा है, भविष्य में खाद्यान्न हमें कोई देश आपूर्ति नहीं करेगा। अगर हमने आज इस समय इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए हमने प्लानिंग नहीं की तो देश के सामने खाद्यान्न संकट यानी कि भूखमरी की संकट बहुत भयावह स्थिति होगी। दोस्तों, बढ़ती हुई ग्लोबल मार्केटिंग के समय वैश्विक बाजार के कारण विश्व में खाद्यान्न की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, जबकि उत्पादन में कमी हो रही है।
खाद्यान्न संपन्न देश अपनी शर्तों पर ही हमें आपूर्ति करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं की जब मांग करी अमेरिका से, तो अमेरिका ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए भारत पर दबाव बना रहा था, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना कर दिया और उसकी अनदेखी कर उन्होंने देश को एक नए शक्ति संपन्न देश के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने पाकिस्तान को परास्त किया। यानी कि दोस्तों, हमें देश के अंदर व्यावसायिक कृषि की महत्व को समझना होगा और उत्पादन हमें युद्ध स्तर पर करना होगा। हम सबको इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरना भूखों मरने की स्थिति में हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि सभी अपनी रोटी के लिए श्रम करें तो सभी के लिए भोजन रोजगार सुलभ रूप से उपलब्ध होंगे और कष्ट एवं बीमारी के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए पेयजल संकट पर हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व में 2/3 जल है, यानी कि 71% जल है, जिसमें से मात्र 2% जल पेयजल है। पेयजल जिनको हम पी सकते हैं, यानी समुद्री जल को हम नहीं पी सकते, और यह संकट विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न की। नदी, झरने, भूगर्भ के जल ही हमारे पेयजल हैं और इनका दोहन एक बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। जल भंडारण, वर्षा जल का संरक्षण, ये बहुत ही छोटे स्तर पर किया जा रहा है, यानी कि जल की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होने जा रही है और पेयजल विश्व हमें कभी नहीं देने वाला, क्योंकि हर जगह पर विश्व में जल की संकट बनी हुई है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि दोस्तों 122 देशों के संगठन में भारत 120वें पायदान पर है, जहाँ पर पेयजल संकट बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। केप टाउन अफ्रीकी महाद्वीप का देश, जहाँ पर जल संकट बहुत ही गहरा गया है, भूगर्भ जल समाप्त हो गया है। भारत के भी तमाम शहरों में भूगर्भ जल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, जिसमें पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। पेयजल में होने वाली प्रदूषण, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, कल कारखानों के मलबे, जल की वजह से होने वाली घातक बीमारियां, जो हमें एक बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंचा देंगी। तो असंतुलित लिंगानुपात हम जानते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जबकि 2001 की जनगणना से काफ़ी सुधार हुआ है, 10 अंक की सुधार हुए हैं। लिंगानुपात बहुत ही ज़्यादा असंतुलित होती है। बेरोजगारी की संकट, किसी भी देश में सरकारी रोजगार देना बहुत ही दुर्लभ है। केवल 102% सरकारी रोजगार दिए सकते हैं, यानी कि हमें समझना होगा कि रोजगार केवल सरकारी जॉब नहीं होता है। हमें अपने स्किल का प्रयोग करके, हमें एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, उद्यमिता के साथ रोजगार के नए आयाम और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए आगे हम चर्चा करेंगे, हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण को हम अपने प्रयास से वनाच्छादित क्षेत्रों को बढ़ाकर, वनारोपण करके, वृक्षरोपण करके हम काफ़ी चीज़ों को, प्रदूषण को रोक सकते हैं। जलवायु की संकट, जलवायु की जो संकट है वो असंतुलित वर्षा, बाढ़, सूखा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और
बहुत सारे संकटापन्न जीव जिनकी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। पिछले 100 सालों में, एक शतक में भारत विश्व की टेम्परेचर 1 सेल्सियस डिग्री में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सी वनस्पतियां, लाभकारी वनस्पतियां, जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वैश्विक तापन के कारण हैं, और ओजोन क्षेत्र में जो मुख्य घटक है वो CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य घटक है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की अवरक्त किरणें पहुंच रही हैं। अल्ट्रावायलेट UV किरणें पहुंचकर त्वचा संबंधित कैंसर रोग उत्पन्न कर रही हैं। बहुत से अन्य कारण हैं जो विकराल रूप धारण कर लेते हैं, उनको हमें समझना होगा, और हमें जलवायु की संकट, ग्लोबल वार्मिंग संकट, संचारी रोग संकट, इन सब से निजात पाना होगा। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, इन संसाधनों पर माल्थस सिद्धांत को समझेंगे हम और उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। नैतिकता, चारित्रिक पतन, जिसकी वजह से सामाजिक असुरक्षा उत्पन्न होती है और मानवता का नाश होता है, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या अनियंत्रित रूप से अगर होती है, वो अगर एम्प्लॉयड नहीं होती है, तो विश्व में मानवता का नाश होता है। और हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा कि विश्व एक ऐसी मुकाम पर ना पहुँचे जहाँ पर मानवता का नष्ट हो जाए, मानवता नाम की शब्द का अंत हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं माल्थस की प्राकृतिक बदला नेचुरल बैलेंसिंग सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो माल्थस सिद्धांत को आप पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपसे। आइए कुछ बढ़ती हुई आबादी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं। डे नाइट एकेडमी एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कर दें ताकि बहुत सारी वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कमेंट में आप अपने सुझाव ज़रूर दें। जैसा कि हमने बताया, महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि सभी अपनी रोजी रोटी का विकल्प श्रम करें तो सभी के लिए भोजन रोजगार सुलभ होगा, कष्ट की बीमारियों के चंगुल से मुक्त होगा। जनमानस बल किसी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हमें समझना होगा कि इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे चीन ने मैन पावर को आर्थिक हथियार बनाया और विश्व के सामने दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ और दुनिया को रौब दिखा रहा है। सीमित परिवार को कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे। किसी देश की जनसंख्या व्यावसायिक विभाजन आवश्यक हो जाता है, यानी कि आबादी के कुछ ऐसे हिस्सों को हम क्लासिफाइड करेंगे जिनमें समस्त जनसंख्या आती है। सीमित परिवार को हम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रोत्साहन देने की महत्वपूर्ण पहल करना चाहिए सरकार द्वारा। अकुशल एवं श्रमित आश्रित जो जनसंख्या है, जनमानस है, उनको स्किल्ड किया जाना चाहिए। नॉन स्किल्ड आश्रित डिपेंडेंट जो जनमानस है, उनके लिए हमें स्किल्ड प्रोग्राम करके उनको कुशल बनाना होगा, उनकी रोजी रोटी के लिए प्रयास करना होगा सरकार द्वारा। डिग्री धारक एवं कुशल जनमानस को सरकार जल्द से जल्द डायरेक्ट माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की केवल कंप्यूटर पोर्टल में या किताबों में रह जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी योजनाएं केवल प्रशासनिक इकाइयों के और राजनीतिक बैकग्राउंड के लोगों तक वो लाभ पहुंचाती हैं और जनमानस उससे अछूता हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज वहां खर्च कर देती है और कुछ वर्ग के लोगों को यह प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट का माध्यम का मतलब है यहाँ पर कि जनता को पब्लिकली एक अलग पोर्टल से लोगों को ट्रेंड किया जाए और लोगों को बताया जाए पूरी प्रक्रिया, कैसे लोगों को लोन मिले, ऋण मिले, कर्ज मिले और लोग कैसे व्यवसाय करें। इसके लिए एक गाइडलाइन, ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे हमें सरकार से अपेक्षा रखते हैं।
2005 में सरकार ने कुछ योजनाओं का शुरुआत किया। नरेगा के अंतर्गत 100 दिन की गारंटीड रोजगार दिए जाने की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना को मनरेगा की संज्ञा दी गई, यानी कि मनरेगा की संज्ञा इसको 2 अक्टूबर 2009 को इसको दी गई। 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 3 प्रकार की ऋण योजना दी गई है आपको। एक शिशु है, एक किशोर है, एक तरुण है। 5 लाख की सेवा, 10 लाख तक की आपको रोजगार के लिए ऋण और 15 लाख तक की बिना किसी गिरवी रखे योजना को प्राप्त कर सकते हैं आप बिजनेस की शुरुआत। केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो बहुत पहले आ चुकी थी, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। यानी आज के 4 दिन हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाएंगे। कौशल भारत स्किल इंडिया का शुभारंभ किया। इससे पहले 4 अन्य योजनाएं चल रही थी। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति योजना, कुशल भारत, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी योजना, अन्नपूर्णा योजना, मेक इन इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी, अन्नपूर्णा, मेक इन इंडिया, काम के बदले अनाज, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री CMEGP योजना, भारतीय फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, भारतीय फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, व्यापार लिमिट योजना। बहुत सारी योजनाएं जो सरकार हमें देना चाहती है और हम उनको क्रियान्वित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति नहीं दर्ज कर पाते हैं, और जो करते हैं इच्छा शक्ति के साथ उस पर उद्यमिता के साथ उतरते हैं, उनका एक बड़ा बिजनेस तैयार होता है और देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होता है। इसके लिए देश के लोगों को यह समझना होगा कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है। उद्यमिता को आत्मसात करके रोजगार का सृजन करना भी एक बहुत बड़ा रोजगार है और हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो वास्तविक रोजगार की हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। वर्किंग इंडिया, जो डे नाइट एकेडमी ज्ञानधारा क्लासरूम द्वारा ये स्लोगन स्टार्ट किया जा रहा है, वर्किंग इंडिया, यानी कि हमें इस देश को वर्किंग इंडिया का नारा देना है। और हमने एक वीडियो समय पे दिया हुआ है, समय पे व्हाट इज टाइम, उसको ज़रूर आप देखें। आज हम बुलंद करने जा रहे हैं इस योजना को, इस स्किल को, इस स्लोगन को, वर्किंग इंडिया, यानी कि हम अपने समय को इम्प्लॉयड करेंगे, उसकी मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उस समय का दोहन करेंगे, अपनी योग्यता, अपनी टैलेंट जो ईश्वर ने हमको प्रदत्त की है उसकी हम मैक्सिमम उसका उपयोग करेंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप प्रदान करेंगे। अपने समय की पहचान करना होगा, क्योंकि समय ही जीवन का आधार है। ग्रामीण परिवेश को संपन्नता पूर्वक सभी सुख सुविधाओं से भरपूर करना होगा और शहर की ओर पलायन को रोकना होगा। यानी कि हम ग्रामीण स्तर पर रह करके देश की अर्थव्यवस्था को एक व्यापारिक कृषि की शुरुआत कर सकते हैं। आपने समय की कीमत पहचानना होगा, क्योंकि समय ही जीवन है और देश के युवा को काम पर लगाना होगा। सरकार पर दोषारोपण करके अकर्म की स्थिति, मतलब काम ना करने की स्थिति से बाहर निकलना होगा। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, सबकी सोच लोगों को सदियों से रोटी कपड़ा मकान में उलझाए रखना ही था। सियासत चलती रहे और यह एक खूंखार साजिश है जो सरकार ने हमारे लिए प्लान किया है। हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए और हम अपने लिए एक बेहतर योजना तैयार करेंगे। जेफ बेजोस एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस को स्टार्ट किया। अनअकैडमी एक यंग लड़का IAS की जॉब को छोड़कर उसने शुरू करी। बेंगलोर में फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2 बंसल बंधुओं ने किया। 2008 में और 2018 में अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी FMCG कंपनी वॉलमार्ट ने उसको अधिग्रहित किया 1 लाख करोड़ में, जो मात्र 4,000 रुपये से ये फ्लिपकार्ट स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत करी गई थी। भारत की थोड़ी सी हम संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में मौलिक
अधिकार नीति निषेध तत्व में स्पष्ट शब्दों में वर्णित है कि सरकारें पब्लिक की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की उपेक्षा नहीं करेंगी, यानी कि लोगों के गौरवपूर्ण सम्मान से जीने और मरने की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। लोगों की जीवन स्तर पर उच्च बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। कर देना मौलिक कर्तव्य है, वहीं स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त आवास सरकार और न्यायपालिका की प्रथम कार्यवाही बन जाती है। सामाजिक सुरक्षा भी हम भारत के लोगों की नितांत आवश्यक होगी। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां यंगिस्तान यानी कि युवाओं की सबसे अधिक जनसंख्या है। युवाओं वाला देश है हमारा। इस युवा शक्ति को काम पर लगाना सरकार के साथ साथ उस युवा, उसके माता पिता द्वारा उपयुक्त रोजगार का चयन करना हमें पर्याप्त करना हो। 2050 तक भारत की आबादी लगभग 167 करोड़ हो जाएगी। आबादी बूढ़ी हो जाएगी, तब आज की स्थिति वापस नहीं आएगी। वर्किंग इंडिया के नारे को आत्मसात करना होगा, देश को नई दिशा की ओर ले जाना होगा और देश को सशक्त बनाना होगा, ताकि विश्व की दोहनकारी, वर्चस्वशाली, साम्राज्यवादी, धूर्ततावादी जैसे चीन, अमेरिका की जद से बाहर रहना होगा और अपने इस देश को एक मुकाम पर खड़ा करना होगा। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ योजना लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।